लास्ट लेक्चर में ये देख रहे थे ना 9.2 एक्सरसाइज का 12 6 men can paint a house in 4 days. How long would it take to paint the house if 3 men are employed? तो आप देखें कि चाहे आदमियों को बढ़ा दें चाहे कम कर दें तो हमारे पास रिलेशन कैसा आएगा? जब आदमी बढ़ेंगे तो दिन कम होंगे, जब आदमी कम होंगे तो दिन बढ़ेंगे। यानी कि डेज में और मैंस में हमेशा कौन सा रिलेशन होगा? कभी भी डायरेक्ट नहीं हो रहा। कौन सा रिलेशन हो रहा है? इनवर्स। जब आप लोगों के पर्सन्स बढ़ रहे हैं तो जल्दी दिनों में काम खत्म हो जाएगा, ठीक है, तो भी इनवर्स। अगर आपके लोग कम हो रहे हैं तो दिन ज्यादा लगेंगे, तो भी आपका इनवर्स रिलेशन। इसके लिए हमारे पास कौन सा रिलेशन सामने आया है? इनवर्स रिलेशन। तो इनवर्स रिलेशन के लिए मैंने क्या बताया था, हम एरो साइन जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाएंगे। इसके लिए हमारा डाटा कैसे लिखा जाएगा ये देखिए। इसके लिए डाटा आएगा हमारे पास, इससे पहले हम लिखेंगे डेज एंड मैन, कितने डेज लगेंगे। हमारे पास अगली दफा में दिए थे 3 मैन, पहले उसने कहा था टोटल अगर 4 हैं तो 6 डेज। इसके लिए तो ये यही साइन आएगा नीचे को। इसके लिए देखना है, अगर ये डायरेक्ट होता तो मैं ये साइन यूज करती, लेकिन ये क्या है मेरे पास? इनडायरेक्ट, तो फिर ये साइन। इसकी प्रोपोर्शंस को कैसे लिखेंगे? x रेशियो 4 प्रोपोर्शन 6 रेशियो 3, ठीक है। इसको सॉल्व कर सकते। कोई इशू इस क्वेश्चन में तो बताएं। क्लास आपसे पूछ रही हूँ, कोई इशू है तो बताएं इस क्वेश्चन में। नो, ठीक है, तो अब आप लोग कोई और क्वेश्चन करके देखें, आपको पता लगे आप कर सकते हैं कि नहीं। इनमें से कोई भी रैंडमली चूज कर लें। 14 क्वेश्चन करें तो 14 क्वेश्चन में क्या डाटा दिया हुआ है वो लिख कर देखें, थोड़ी हेल्प करती हूँ साथ साथ आपकी। फैक्ट्री है जिसके अंदर 560 यूनिट्स हैं और कितने दिन में? 7 दिनों में, इन 7 डेज विद द हेल्प ऑफ 20 मशीन, ठीक है। तो यूनिट्स, डेज और मशीन, यूनिट, डेज एंड मशीन, इनके दरमियान कितने यूनिट्स हैं? 560 यूनिट्स। कितने डेज में किए? 7 डेज में। और कितनी मशीन्स ने? 20 मशीन्स ने। पूछा क्या है हमसे? हाउ मेनी यूनिट्स कैन बी मेड इन 10 डेज विद द हेल्प ऑफ 18 मशीन्स। तो मिसिंग क्या है? यूनिट्स। दिस इज थिंग। और कितने डेज? 10 डेज। और कितनी मशीन्स? 18 मशीन, ठीक है। चलें जिसको सॉल्व करें मुझे बताएं। आपको 2 से 3 मिनट्स देती हूँ, इस क्वेश्चन को देखें, सॉल्व करें, बिना समझ। आपने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिलेशंस को निकालना है, ठीक है। बारी बारी कंपेयर करना है, पहले डेज को आपने इसके साथ देखना है कंपेयर करके, फिर मशीन को इसके साथ कंपेयर करके देखना है। किसी ने निकाला या मैं बताऊं? मैम बता दें।
क्लास इतना ये क्यों आपको ये क्वेश्चन अंडरस्टैंड नहीं कर रहे आप लोग? दोबारा से गौर से देखें, कंसेप्ट तो लेने की कोशिश करें, पिछला सारा कंसेप्ट ब्लैंक कर दें, समझे आपके पास कुछ भी नहीं है, आप जीरो से स्टार्ट करें। और मैं आपसे पूछ रही हूँ, बताएं एरोज ऊपर को आएंगे या नीचे को? इसका एरो ऐसे है, अब आपने बताना है इसका एरो कैसे है और इसका एरो कैसे है, ये आपसे मेरा क्वेश्चन है। अगर ये डायरेक्ट रिलेशन में है तो एरोज अबव साइड पर, तो सेम साइड में आएंगे इसकी, जो इजी वाली साइड है। लेकिन अगर इसके रिलेशन में क्या है, इनवर्स है, तो फिर क्या होगा, चेंज हो जाएगा। डायरेक्ट में ऊपर को रखते थे या नीचे को? एक मिनट से ठीक है, जिधर को भी रखेंगे हम लोगों का ये चीज सेम ही रहेगी। ठीक है, क्लास ऐसे करते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है और एरो को मैं देती हूँ इस डायरेक्शन में रखेंगे, इसमें जिसमें भी रखेंगे जो सेम वाला होगा वो इसी डायरेक्शन में आएगा और जो ऑपोजिट वाला होगा वो इसके दूसरी डायरेक्शन में। फिर आप बता दें मुझे, सेम डायरेक्शन में आएंगे ऑपोजिट में। 20 मशीन्स कितने यूनिट्स बना सकी? 5-6। जितनी मशीनें बढ़ेंगी उतने ही यूनिट्स ज्यादा होंगे, जितनी मशीनें कम होंगी उतने ही यूनिट्स कम होंगे। यानी कि मशीनों के बढ़ने से यूनिट्स बढ़ते हैं, मशीनों के कम होने से यूनिट्स कम होते हैं। कौन सा रिलेशन बोले हैं? मुझे लगता है क्लास में कुछ सुन ही नहीं रहा। मैम सुन रहे हैं। हाँ, तो मुझे बताएं ना, एक चीज आपकी एक मशीन से आप लोग एक ड्रेस सीते हैं, 2 मशीनों से 2 ड्रेस सिलेंगे, 3 मशीन से 3 ड्रेस सिलेंगे। अगर एक की बजाय 0 मशीन कर दें तो 0 ड्रेस सिले। यानी कि जिस तरह मशीन बढ़ती है उस तरह ड्रेसेस ज्यादा बढ़ते हैं सिलने। इसी तरह जिस तरह से मशीनें कम होती हैं उस तरह ड्रेसेस कम हो जाते हैं। तो ये वही बात है, जिस तरह मशीनें बढ़ेंगी यूनिट ज्यादा होंगे, जिस तरह मशीनें कम होंगी यूनिट्स कम होंगे। तो हमने ये नहीं देखना कि ये इसने ज्यादा से कम कर दिया, ये इसने कम से ज्यादा कर दिया, इनकी तरफ नहीं देखना। वैसे देखना है कि मशीन के बढ़ने या कम होने से यूनिट्स पे क्या फर्क पड़ता है। जब भी किसी कंपनी के पास ज्यादा मशीन्स होंगी तो यूनिट्स बढ़ेंगे, जब भी किसी कंपनी के पास मशीन्स कम होंगी तो यूनिट्स कम होंगे। गॉट माय पॉइंट? तो ये कौन सा डायरेक्ट रिलेशन। अब आ जाते डेज पे। किसी भी इंसान को कहा जाए 7 दिन में काम करो तो वो कम यूनिट्स बना पाएगा। किसी को इंसान को कहा जाए नहीं 10 यूनिट्स में 10 दिनों में बनाओ तो वो ज्यादा यूनिट्स बनाएगा। कम दिन कम यूनिट्स, ज्यादा दिन ज्यादा यूनिट्स, इट्स मीन डायरेक्ट रिलेशन। अगर कम दिनों में ज्यादा बनते हैं और ज्यादा दिनों में कम बनते तो ये इनवर्स होता, जैसे कि हमारी पिछली एग्जांपल में हुआ था। दिनों के कम होने से ज्यादा खाना लगता था, वो खाते थे ना, तो वहां पे हमारे पास इनवर्स रिलेशन था। ये हमारे पास डायरेक्ट है दोनों। मशीनें बढ़ने से यूनिट ज्यादा बढ़ते हैं, दिन ज्यादा मिलने से यूनिट ज्यादा बनते हैं। अब आपने ये नहीं देखना कि ये कम दिनों से ज्यादा दिन कर रहा है, अब मैं इसके ऊपर चला जाऊं, इसको छोड़ दें। वैसे ही देखना है आप लोगों ने कि अगर आपके 7 दिन थे तो यूनिट्स इतने थे, अगर दिन ज्यादा या कम करूंगा तो यूनिट्स पे क्या फर्क पड़ेगा, डायरेक्ट रिलेशन होगा कि इनडायरेक्ट। तो आप क्या कहेंगे, ज्यादा दिन होंगे ज्यादा ही यूनिट्स बनेंगे, ज्यादा मशीन होंगी ज्यादा ही यूनिट्स बनेंगी। दोनों का रिलेशन डायरेक्ट निकला। आप इसको डायरेक्ट रिलेशन में सबको एक ही चीज के साथ एक्स रेशो जो भी वहां वैल्यू थी वो, फिर आपके पास इक्वल का साइन, फिर दोनों के साथ डायरेक्ट रिलेशन ही आएगा 7/10 मल्टीप्लाई बाय 20/80। ठीक है, समझ आ गया, ये आपका रिलेशन बन जाए। अगर आप नीचे से ऊपर ले रहे हैं तो उस हिसाब से आपका वो रिलेशन आ जाएगा।
अगर हम ऑपोजिट साइड से यूं लिखते नीचे से ऊपर तो फिर उसी के हिसाब से हमारी रेशो आता है। ठीक है, कोई और क्वेश्चन जो अब आप घर से करके लाएंगे मैं आपको देती हूँ। एक आपको डायरेक्ट प्रॉब्लम वाला देती हूँ और एक आपको इनवर्स प्रॉब्लम वाला देती हूँ। तो आप क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे। या आपके पास डायरेक्ट प्रॉब्लम होगा। एक 21 करें तो आपके पास इनवर्स प्रॉब्लम होगा। मैम 15 वाला डायरेक्ट और 21 वाला इनवर्स। हाँ, इनवर्स 21 वाला इनवर्स और 15 वाला डायरेक्ट। और एक बात आपने ये याद रखनी है कि अगर आप लोग पीछे एग्जांपल में देख लीजिएगा, नीचे को दे रहे हैं एरोस तो नीचे को लेकर डायरेक्ट लीजिएगा, ऊपर को दे रहे हैं तो ऊपर को लेकर डायरेक्ट लीजिएगा। ठीक है, जी मैम। चलूं आगे फिर। अब हम 9.3 एक्सरसाइज करेंगे। इसके जो कंटिन्यूड डायरेक्शन वाले हैं वो आप खुद एग्जाम्पल्स देख कर लेंगे, उसका कोई इशू नहीं। कंटिन्यूड के लिए भी आप 22 और 23 घर से कर लीजिएगा। तो आपके 4 टास्क बनेंगे, 15, 21 और 22 एंड 20। ये आप लोग खुद होमवर्क में कर लेंगे। 4 क्वेश्चन है, फुल अंडरस्टैंडिंग मैंने दी है। फिर भी कोई इशू होगा तो मैं आपके साथ कवर कर लूंगी नेक्स्ट क्लास में। अब हम एक्सरसाइज कौन सी स्टार्ट करते हैं? 9.3। और ये जो है आप लोगों ने अच्छे से देखनी है, क्योंकि अक्सर हम लोग जो हैं वो जब किसी बैंकिंग को डील करते हैं, या आजकल तो कार्ड्स बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, अगर आप इस कंपनी के थ्रू ये कार्ड बनाते हैं तो आपको 7% मिलेगा इतने दिनों के बाद, इतनी शॉपिंग करने पे, और इतने दिनों के बाद इतनी शॉपिंग करने पे, और इसकी लिमिट इतनी है, अगर आपने ऐसा ना किया तो इसके ऊपर 2% हो जाएगी। यानी कि अब आप लोगों को ये कैलकुलेशंस आनी चाहिए। लोग की छोटी छोटी कैलकुलेशन होती हैं जो थोड़े बहुत परसेंटेजेस निकालने से आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो 9.3 में क्या दिया हुआ है हमें? परसेंटेज के बारे में बताया हुआ है। इट इज easy to compare fractions with a common denominator. Comparison becomes more easier if the common denominator is 100. कह रहा है और भी होता है अगर हमारे पास वो कॉमन जो है उसका डिनोमिनेटर 100 हो। अच्छा, फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर 100 इज कॉल्ड अ परसेंटेज। कहते हैं हमेशा जब भी आपके पास डिनोमिनेटर में 100 आ जाएगा, इस फ्रैक्शन को, जो आपकी में फ्रैक्शन लिखी होगी, फॉर एग्जांपल आप 33/77 लिखते हैं, दिस इज नॉट कॉल्ड परसेंटेज। लेकिन अगर आप 33/100 लिखते हैं तो जैसे ही किसी चीज फ्रैक्शन के नीचे 100 का वर्ड आता है तो कहता है वो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाता है। परसेंटेज नोटेड बाय दिस, ये जो है वो इस तरह से डिनोट की जाती है। सारी छोटे लेवल की बातें आपको पता है कि परसेंटेज निकालने के लिए 100 से डिवाइड किया जाता है और साथ में परसेंटेज का साइन अटैच किया जाता है। समझ लें, ये रिवाइज हो रहा है आपका जो पिछला। हाँ, ये देखिए आपके सामने यहाँ पे उन्होंने कहा सिमिलरली 0.33% अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? 0.33 के आपने परसेंटेज निकाल। तो ये नहीं कि अगर आप 0.33 की जगह 100 लिख देते हैं तो वो आपका खत्म हो जाएगा काम। सारा प्रॉपर बाकी चीजें भी याद रखनी होगी जो आप पहले पढ़ चुके हैं कि इस 0.33 का भी एक 100 नीचे आना है। एक तो 100 आपने लगा दिया इसके अंदर, इस 0.33 को खत्म करके, और दूसरा आपकी परसेंटेज निकालनी है तो आपने इसको 100 से डिवाइड करना है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा टोटल 33/9। अगर आपने परसेंटेज रिमूव करनी है किसी भी लिखे हुए नंबर के साथ तो उसकी जगह आपको मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 100 करना होगा। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ जाए कि 77% इज इक्वल टू, तो आपने फौरन कहना है 77 डिवाइडेड बाय 100 यानी कि 0.7। कुछ किसी भी तरह की आ सकती है, जरूरी नहीं यही वाली हो। अच्छा, कन्वर्जन ऑफ अ परसेंटेज टू अ फ्रैक्शन, ये तो था कि आपके पास सिंपल कोई है और आपने उसको परसेंटेज में लाया। कह रहा है अगर आपने परसेंटेज से वापस फ्रैक्शन में जाना है
ये उसने पहले भी वही काम करके दिखाया कि ये परसेंटेज से फ्रैक्शन में लेकर आया, ये वही चीज दोबारा बोल रहा है, इसमें तो कुछ भी नहीं करवाइए ना। परसेंटेज टू अ डेसिमल फ्रैक्शन, परसेंटेज से डेसिमल में जाना, ये भी वही कि 100 लगा के उसको पॉइंट्स में कन्वर्ट कर देंगे। फाइंडिंग परसेंटेज ऑफ गिवन नंबर, किसी एक नंबर की परसेंटेज निकालनी है। टू फाइंड द परसेंटेज ऑफ अ गिवन नंबर मल्टीप्लाई द गिवन नंबर विद द रेट ऑफ मेंशन टू द प्रॉब्लम। जो भी कह रहा है अगर आप फाइंड द परसेंटेज ऑफ दिस वैल्यू, अगर आपने इस वैल्यू की परसेंटेज निकालनी, कितनी परसेंटेज निकालनी, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे उस अमाउंट से। फॉर एग्जाम्पल मैं कह रही हूँ आपको 10% निकालने 12,000 की, या मैं आपसे कह दूं कि 25% निकालें इसकी 12,000, आप क्या करेंगे, आप कहेंगे रिक्वायर्ड परसेंटेज इज 25, परसेंटेज की जगह क्या आ जाएगा, डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 12,000, तो ये आपके पास परसेंटेज निकल जाएगी। ठीक है, तो बहुत ही इनिशियल लेवल के क्वेश्चंस हैं, एग्जांपल्स दी हुई हैं। फिर आपके सामने एक और एग्जांपल भी यहाँ पे दी हुई है, क्या है, अहमद हैज मंथली सैलरी दिस, ही स्पेंड रुपीज इतना पर मंथ फूड, फूड पे इतना लगा देता है। व्हाट परसेंटेज ऑफ हिज मनी सैलरी डज ही स्पेंड ऑन फूड, कहता है इतनी अमाउंट जो है वो इस अमाउंट की, इतनी अमाउंट यानी टोटल उसके पास क्या है 20,000, 20,000 में से वो 12,000 जो है वो खाने पर लगा देता है। तो ये जो खाने पे उसने अमाउंट लगाई है वो कितनी परसेंटेज थी। अगर ऐसा भी क्वेश्चन आ जाए तो आपने क्या करना है, आपने अपनी टोटल जो आपके पास अमाउंट होगी उससे जो रिक्वायर्ड है जिसके हमें परसेंटेज निकालनी है उस पर डिवाइड कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारी हमने 12,000 यूज किया है, कितने में से, टोटल 20,000 में। तो हम इसकी किस तरीके से निकालेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 100 करके ऐसे इसकी हम परसेंटेज निकाल लें, क्या आपका। और कई लोग सिंपल पहले इनको डिवाइड करते हैं, जो आंसर आ जाता है फिर उसकी परसेंटेज कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में नजर आएंगे। मेरा ख्याल है डायरेक्ट एक्सरसाइज पे जाते हैं, कुछ डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन वहाँ कवर हो जाएगा। इन सब का एक एक पार्ट आप लोग घर से खुद ही कर लेंगे। फर्स्ट पार्ट कर लीजिएगा, परसेंटेज को कॉमन में लिखना है, फिर आप लोगों ने परसेंटेज को डेसिमल में लिखना है, फिर आप लोगों ने डेसिमल से परसेंटेज में लिखना है। कोई नहीं समझ आती तो अभी पूछ लें, मैं बता दूंगी किस में क्या क्या करना है। वैसे मैंने आपको एक्सरसाइज शुरू होने से पहले जो थोड़ी सी ब्रीफिंग की है उसमें सब बता दिया है, फिर भी कोई इनमें से पार्ट की नहीं समझ आ रही तो पूछ लें। इन तीनों में से कुछ नहीं समझ आ रहा तो क्लास पूछ लें, तो फिर हम आगे चलते हैं। या वापस रिपीट कर दूं एक दफा। यस मैम, क्वेश्चन 2 का पार्ट नंबर 3 ये कैसे 27 1.7 क्वेश्चन 2 का 1 पार्ट over 2। नंबर 3 बहुत ही इजी है। उसने क्या कहा है, कन्वर्ट द फॉलोइंग परसेंटेज इनटू डेसिमल फ्रैक्शन। पहले तो ये बात याद रखें, परसेंटेज गिवन है और हमने किस में जाना है, हमने डेसिमल फ्रैक्शन निकालनी है। हम लिख लेते हैं, हमारे पास डेसिमल परसेंटेज क्या दी हुई है, 27 1/2 परसेंटेज। तो सबसे पहले तो आप इसकी ये फ्रैक्शन की जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हमारे पास है इसको उसमें चेंज करें। कैसे होगा, 27 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होता है, 54। 2 को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे 54, और इसके अंदर 1 ऐड करेंगे, ये आ जाएगा 55/2। इसी तरह कन्वर्ट करते हैं ना इसको। जी जी ठीक है, उसके बाद आगे आप क्वेश्चन बन गया हमारा ये, लेके किस में जाना है, डेसिमल फ्रैक्शन। तो अभी हमें परसेंटेज भी रिमूव करनी है और ये 2 भी रिमूव करना है, दो चीजें हमें रिमूव करनी है। हम क्या करेंगे, परसेंटेज को रिमूव करने के लिए क्या तरीका सिखाएं आपको, कि जब परसेंटेज को खत्म करना हो तो बोले मल्टीप्लाई बाय 1/100 ऐसे। 100 सॉरी ठीक है, और अब आप देखें 100 2 से मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, 55 over 200 आ जाएगा। 55 को 200 पे तकसीम करेंगे तो फ्रैक्शन आ जाएगी। एक तो ये मेथड है, एक दूसरा मेथड क्या है, 100 को इसके पास पहले खत्म कर देते हैं पॉइंट्स देकर। यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं है, 55 है, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 0.55 डिवाइडेड बाय 2। जब आप इसको 2 पे डिवाइड करेंगे 0.55 को, ये हमारे पास आ जाएगा 0.275। चाहे इस तरीके से कर लें, चाहे वो वाला तरीका पहले वाला कि 55 ऊपर है और नीचे 200 आ, इसको इस पे डिवाइड करें तो जवाब आ जाएगा 0.7। दोनों तरीके आपके पास, जिस मर्जी से कर लें आप लोग। अपने क्वेश्चन को 27 1/2 परसेंटेज से 0.275 में लिया, यानी कि आपने इसमें से परसेंटेज खत्म करके फ्रैक्शन लिया है।
डेसिमल फ्रैक्शन लिया है। कोई और क्वेश्चन? बहुत इजी है, सारे ऐसे ही हैं, बच्चों वाले काम है। परसेंटेज हटा देनी है, 100 से डिवाइड कर देना है, और अगर परसेंटेज लानी है तो क्या करना पड़ेगा, 100 पे डिवाइड कर देंगे। वो नहीं होगी ना, हमें परसेंटेज लिखनी है तो भी उसको उसी से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब आगे चलो। अब देखिए जितने भी क्वेश्चन यहाँ दिए हुए हैं 4, 5, 6, 7, 8 सेम है 7 तक। इसका इतना परसेंटेज निकालो, इसका इतना परसेंटेज निकालो, इसका इतना परसेंटेज निकालो। मैंने आपको शुरू में एग्जांपल करवा दी थी। उन सब की तरह सेम टू सेम आप क्या करेंगे, अगर आपसे कहा जा रहा है 20% 1100 का निकालें, क्या करेंगे आप? आपको कहा जा रहा है 20% किसका निकालें, 1100। तो आपको पता है परसेंटेज कैसे खत्म होती है, 100 लगा दें, तो आप इसको सॉल्व कर लिया, 20 को 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 6 करके दिखाया, ठीक है। जब मल्टीप्लाई करेंगे आप इजीली आप जो है परसेंटेज से किसी भी वैल्यू की परसेंटेज निकाल सकते हैं विदाउट कैलकुलेटर। अब इसके सारे ये वाले क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन हैं, ये हमें बहुत लेंथी तो नहीं, लेकिन इनकी सिंपल फॉर्म जो है जरूर ही टेस्ट के अंदर एक आध क्वेश्चन नजर आता है, इसलिए ये सारे क्वेश्चन खुद होमवर्क में कर लेना। अभी मुझे जो जो कहते जाएंगे मैं करवाती जाऊंगी। जो मुश्किल लग रहा है बोलें कि ये जरा डिफिकल्ट हो जाएगा, ये हमसे नहीं होगा, वो मैं करवा दूँ। जिस क्वेश्चन पे हाथ रखे मैं करवा दूँ। देख लें, गौर से देख लें, ये भी सारे बहुत ईजी हैं, इसलिए इनमें से कोई ना करवाएं कि इसका इतना परसेंटेज, इसका इतना परसेंटेज, इसका इतना। ठीक है, ये थोड़ा डिफरेंट है, यानी कि इस अमाउंट का, यानी 20% ऑफ 180 इज 20% ऑफ दैट अमाउंट, वो अमाउंट निकालनी है। 13 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। जी मैम। हमें जो रिक्वायर्ड अमाउंट है वही नहीं है हमारे पास। हम रिक्वायर्ड अमाउंट कैसे निकाला करते थे, ये देखें, जब हमारे पास रिक्वायर्ड अमाउंट होती थी उससे मल्टीप्लाई करते थे परसेंटेज को। अब मैं खुद से कह लूंगी ये रिक्वायर्ड अमाउंट x है, और आने वाला आंसर यहाँ पे एक आंसर आएगा, वो हमें दिया हुआ है, वो आने वाला आंसर दिया हुआ है 180, और ये किसका 180 है, ये 20% है एक ऐसे नंबर की जो हमें नहीं दिया हुआ, 20% ऑफ x, यानी कि x की 20% 180 आती है। पहले हमें 20% ऑफ इस नंबर की निकालने को दी थी, ये हम निकालते थे 180। अब क्या किया गया है, 180 दिया गया और कहा गया है कि बताओ ये कितने नंबर की परसेंटेज है, कितने अमाउंट की ये परसेंटेज है। तो अब हमने यहाँ से ये अमाउंट निकालनी है, तो इसको यही रहने देंगे और क्या करेंगे, जो हमारे पास 20% है उसको वहां जाके मल्टीप्लाई कर देंगे, या फिर पहले 20% को यहीं पे ओपन कर लें, खोल लें, क्या बन जाएगा 20/100, और यहाँ पे 180 वैसे का वैसे ही। अगली दफा में x को यही रहने दें, 180 को यही रहने दें, 100 वहां जाके ऊपर चला जाएगा और 20 वहां जाके नीचे आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर, ठीक है। यस मैम। और वैसे भी इन्होंने 20 नहीं 200 का हुआ था, नहीं सही 20 का हुआ था, 20 13 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। मुझे लगा उन्होंने 20। तो ये तो आपको हल करना आता है ना, 0 से 0 गया, 2 से 5 गया, 180 को 5 से मल्टीप्लाई किया, तो 5 0 0 0 क्या जगह हमारे पास 9। तो 900 वो अमाउंट है जिसका आप 20% निकालें ना तो 180 आता है। 900 का 20% कितना होता है, 180। हमने बता दिया 900 वो अमाउंट है। तो अगर आपको परसेंटेज किसी नंबर की दी हुई इतनी आती है तो आप उससे अमाउंट भी निकाल सकते हैं। ये डिफरेंट था क्वेश्चन, मैंने खुद करवा दिया। आगे 16 से ऑनवर्ड जो आप कहेंगे मैं करवा दूंगी। ये एक एक क्वेश्चन सेम नहीं होंगे, ये एक दूसरे डिफरेंट होंगे, इनमें थोड़ी थोड़ी चेंजिंग्स होंगी। तो भी आप कहते हैं करवाती हूँ, बोलें जनाब, अगर कोई लेक्चर सुन रहा है तो पूछे। एटीन से लेके 25 तक देख लें, कोई क्वेश्चन आपको लग रहा होगा ये
मैम 25 if by the 25 में increase इसने of क्या कहा है, if by the increase of 25 12 percentage, if by the increase of 12 percentage the basic salary of a government employee will become this. ठीक है, उसको जो है ना 12% जो बेसिक सैलरी पे इंक्रीज मिलता है, कोई ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और 4520 रुपीज बनते हैं वो, व्हाट इज हिज सैलरी बिफोर द इंक्रीज, increase का बिफोर इंक्रीज हमने सैलरी बतानी। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन के लिए, जो हमारे परसेंटेज आई है किसी एक अमाउंट की, उसको सपोज कर लेते हैं, हमारे पास तो अमाउंट ही नहीं है। if by the increase of 12 percentage the basic salary of government employee will become this, उसने उसका इजाफा तो हमें बता दिया है, लेकिन रियल वाली तो हमें नहीं ना पता। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि जो हमारे पास उसमें इंक्रीज आया है वो कितना है, वो कितनी अमाउंट है। तो मैंने आपको क्या बताया था, तो मैं रिमूव करके दोबारा से, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, गौर से देखना है। मैंने आपको बताया कि इसमें हम कहते हैं कि खुद से हम लोग फॉर एग्जांपल सपोज कर लेते हैं इंक्रीज इन सैलरी, क्योंकि इंक्रीज इन सैलरी सिर्फ परसेंटेज में हम कहते हैं उसकी इंक्रीजिंग सैलरी हमारे पास है 12% ऑफ वो वाली अमाउंट जो उसकी बेसिक सैलरी है। तो बेसिक सैलरी को मैक्स कह लेते हैं, ठीक है। तो मेरे पास इंक्रीज इन सैलरी कितना आ जाएगा, 12%, 12% 12/100 x, ठीक है। अब मुझे सिर्फ इतना पता है कि पिछली सैलरी जो है वो x थी, ठीक है, जो हमारे पास प्रीवियस सैलरी थी वो x थी, और जो उसमें 12% इंक्रीज हुआ है वो हमारे पास ये है 12/100, यानी मुझे प्रीवियस पता है और मुझे न्यू का पता है कि वो इसी का इतना बढ़ा है। तो मैं कहूंगी ये प्रीवियस सैलरी है, ये इंक्रीजिंग सैलरी है, तो जो उसकी करंट सैलरी है वो कितनी है, उसने हमें खुद ही कहा कि इसकी करंट सैलरी है जी, कहा गया क्वेश्चन 4520, ये उसकी प्रीवियस सैलरी है, ये उसकी न्यू सैलरी है, और ये उसकी करंट सैलरी। तो इसका मतलब जो प्रीवियस थी उसमें इतनी बढ़ रही है, ये उसकी इंक्रीज इन सैलरी है, जो उसकी इतनी परसेंटेज बढ़ी, इन दोनों को ऐड करोगे तो करंट नहीं आ जाएगी क्लास, यानी कि उसकी प्रीवियस सैलरी एक्स में मैं उसकी बढ़ने वाली सैलरी जो कि ये बढ़ी है 12/100 बढ़ी है पिछली के एक्स का, पिछली में न्यू का बढ़ा दूंगी इतना, तो मेरे पास उसकी करंट सैलरी, यहाँ से एक्स की जगह आप निकाल लेंगे। ये कंडीशन बना दी मैंने मैथ की लाइन में, प्रॉब्लम को लिख दिया, थ्योरेटिकल वैल्यू हमारे पास प्रॉब्लम दी थी, उसको मैंने मैथ की लैंग्वेज में लिख दिया। आप इजीली यहाँ से क्या करेंगे, इनकी मल्टीप्लिकेशन या एलसीएम करके जैसे भी इसका आंसर निकाल लेंगे। क्लियर, ऐसे ही हर क्वेश्चन होगा। और भी कोई बताएं क्वेश्चन जो मैं कर दूं, ये 25 से ऑनवर्ड आगे देखें। मैम जी बस करें, मिक्स हो रहा है, कल कर लेंगे। मैंने नहीं करवाना कल, आज के बाद जितने क्वेश्चन है वो आप खुद करेंगे, पेपर में इनमें से कोई भी क्वेश्चन हो सकता है। आप इसके अभी इस क्लास में जो करवाना चाहते हैं मुझसे करवा लें, कल जो है फिर हम अगला चैप्टर करेंगे 10, वो मैं उसकी पीडीएफ बनाने वाली, आई थिंक वो मैं बना लूंगी 10 चैप्टर की पीडीएफ। 10 चैप्टर की मैम 8 9 10 होगा चैप्टर, 8th होगा, 9th होगा, 10th होगा, 11th होगा। हेलो 11 भी मैम। ये भी होगा। अलेवेंथ की जगह मैं चाह रही थी कि आप लोगों का ना शुरू से वो जो स्टार्ट की आउटलाइन थी ना वो होनी चाहिए थी, जो सेट्स की है और
की है, क्या उसे कहते हैं, कम्प्लेक्स नंबर्स और ग्राफिकल, एलसीएम, इस तरह के कुछ चैप्टर नंबर 1 जो इस बुक का है ना वो डाल देते हैं। आपका 11 डालने की बजाय ना यहाँ से ठीक है मैम। वो वाला डाल देंगे, चैप्टर नंबर 1 जो है वो तो हम बाद में देखेंगे, फिलहाल 9 चैप्टर में कुछ है तो देखें। मेरा तो दिल नहीं चाह रहा मैं 10th भी आज ही करा दूं, इतना आसान है क्या है। आप लोग छोटी रेशो के लिए रोते रहते हैं, प्रोपोर्शंस, रेशो, परसेंटेज, ये भी कोई बात है? आप इतने बड़े हो गए। मैंने कभी किया ही नहीं है, उनको तो मौत ही नजर आती है। आप लोग थोड़ा सा देखें तो सही, तो इसमें कुछ भी नहीं है। चैप्टर नंबर 10 की तो वैसे ही एक ही एक्सरसाइज है, शुक्र। उसमें सिर्फ इंटरेस्ट निकालने, किसको कितना प्रॉफिट मिलता है जी, इसको किस पे कितना लगता है। वो अगर आपने कभी बिजनेस करना हो तो आपको खुद से प्रॉफिट तो निकालना आता हो, क्यों आप नहीं कर सकते? मैम जी बिजनेस। हम्म, चलें ठीक है, फिर हम नेक्स्ट तो अब जो है रियल नंबर्स और कम्प्लेक्स नंबर ही करेंगे, जी मैम ये ठीक नहीं है। करेंगे आगे। मैं सोच रही हूँ आप लोगों को नहीं ये ना पता, सीरीज ऑफ 10 चैप्टर की, बल्कि इंटरेस्ट और प्रॉफिट वाला भी रहने देते हैं। हम बस यहीं से स्टार्ट वाला चैप्टर 1 की कुछ ठीक है मैम। इंपॉर्टेंट चीजें, और ताकि आपको एलसीएम, जाफकल और ये सब कुछ आए, रियल नंबर और कम्प्लेक्स नंबर का कंसेप्ट मिलेगा। ठीक है, जी मैम रियल नंबर, कम्प्लेक्स नंबर, अब बस ये रह गया हमारा। ठीक है। 8 चैप्टर हो गया हमारा, 8, जी 9, 1 और 2। हाँ ठीक है, जी। ये आपका 1 और 2 और 8 वो रियल 9 और और 1 और कम्प्लेक्स 2 मैम। रियल चैप्टर जो है वो 1 का है, कम्प्लेक्स का जी चैप्टर जो है वो 2 का है, 8 चैप्टर जी जो है वो आपका इक्वेशंस के सॉल्व का था, और 9 चैप्टर जो है वो जी। आपका परसेंटेज, प्रोपोर्शंस और परसेंटेज वाला। परसेंटेज जी मैम ठीक प्रोपोर्शन। एक एक्सरसाइज में क्या था भला, आज तो हमने परसेंटेज और प्रोपोर्शन किए, फर्स्ट चैप्टर में क्या कहते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज में, यहीं से देख लेते हैं। फिर है। रेशो वाला मैम। 9.1 में क्या क्या था ये देख लें, 9 से स्किप हुआ, 9.2 किया। हाँ ना, वैसी रेशियोज थी, सिंपल रेशियोज, जी रेशो रेशियोज, थी। प्रोपोर्शंस और परसेंटेज। जी इक्वेशन ये सारा आपका जो होगा फिर, ओके मैम। यानी आप समझ देंगे आपके बस रियल और कम्प्लेक्स रह गए, जी रियल मैम नंबर्स क्या, ठीक है। कम्प्लेक्स नंबर्स। जी कोई क्वेश्चन नहीं करना, ठीक है फिर जी मैम ठीक है। खुद ही कर लेंगे सारे, मैं कोई जी डिफिकल्ट जी केस करवा दूं? आप करवा दें मैम, कोई बोलते ही नहीं है, कोई सारे सो गए। पता नहीं सारे कहाँ हैं, सिर्फ आप ही बोल रही हैं, बाकी सबके तुम्हें कुछ पता नहीं। जी, हाँ बना लो, प्राइस 70 टास्क करी मैंने लास्ट। मुझे डिफिकल्ट क्वेश्चन लग रहा है, चीज बहुत ही है। और बिल्कुल सेम है जैसा मैंने क्या करवाया था। कोई भी नहीं डिफिकल्ट, मुझे सारे इजी। 17 नंबर क्वेश्चन भी पीछे यही वाला था, इस टाइप का ही था, इस टाइप का ये, क्या वॉच वाज सोल्ड फॉर रुपीज इतना ऑन प्रॉफिट, प्रॉफिट बताया गया है, कॉस्ट आपने बतानी है 17 नंबर क्वेश्चन में। तो इसमें क्या होता है, जो आपको प्रॉफिट दिया होता है उसको, जो हमारी सेल प्राइस होती है उसमें से माइनस करते हैं तो कॉस्ट निकल आती है। ये आप लोगों के लिए बता देती हूँ। देखिए एक वॉच है,
was sold for rupees 850. 850 में वो, ठीक है, सेल होती है और उसके ऊपर प्रॉफिट दिया गया। कितना प्रॉफिट दिया है? 4 1/2% मतलब 4 to the 8 9/2 9/2 ये इतने प्रॉफिट। तो हमें रियल अमाउंट का तो पता ही नहीं कितनी है, वो तो मेरे ख्याल रियल अमाउंट पे प्रॉफिट दिया गया। तो मैं कहूंगी कितना हमारे पास जो प्रॉफिट है ऑफ एक्स, यानी कि ये जो हमारे पास इतना परसेंटेज है तो इस अमाउंट पर दिया गया। किस अमाउंट पे? मैं उसको एक्सपोज कर लेती हूँ। मैं कहती हूँ जो रियल अमाउंट मैंने कास्ट निकालनी है उसका नाम है एक्स। एक्स मैंने निकालनी, तो घड़ी बेची उसने 850 रुपए की, ठीक है। और वॉच वाज सोल्ड फॉर रुपीज 850, नहीं हाँ ठीक है, इतने बेची, सेल प्राइस है वो 850 है। तो इसमें से अगर मैं माइनस कर दूं उसका प्रॉफिट तो मेरी कॉस्ट निकल आएगी, क्योंकि अगर मैं प्रॉफिट इसमें ऐड कर दूं ना, हमारी जो पीछे प्राइस पड़ी हुई है, फिर हमारी उसकी ये वाली सेल प्राइस निकलती है। तो दोबारा गौर से सुने, एक बंदा है, उसके पास एक घड़ी है जो उसने 850 रुपए में बेच दी है, और उसने जो वो बेची है उसने असली अमाउंट जो है ना, जो रियल अमाउंट है उसके उसका 4 से 1/2% प्रॉफिट उसको उस पर हुआ है, ठीक है। इतना प्रॉफिट उसका जो हुआ है ना, वो हमें नहीं पता किस अमाउंट पर हुआ है। वो अमाउंट को मैंने एक्सपोज किया कि वो इस अमाउंट पर हुआ था, वही अमाउंट हमने निकालनी है। तो इसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी? x इज इक्वल टू 850 माइनस 9 बाय, ये मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ 200x, कि ये वो अमाउंट है जो हमने निकालनी है, और उसी के ऊपर उसको इतना प्रॉफिट हुआ है, उसने बेची इतने में से, तो बेची वाली में से बचा है उसको वो माइनस कर देंगे, ये बचा उसको, तो हमारी असली अमाउंट आ जाएगी। उसने थोड़े ज्यादा पैसे करके बेचा हुआ है ना, समझ आ गई? ये हमारी इक्वेशन बनेगी। कोई भी चीज जो आपको जितने में मिली होती है, उस पे अगर आपको पता चल जाए आपको इतना परसेंटेज दिया था इस बंदे ने, तो अगर आप उसको उस अमाउंट में से माइनस कर दें तो आपको ये पता चल जाएगा कि उसने वो कितने में खरीदी थी, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, हल करेंगे, तो फिर आपको पता चल जाएगा उसने खुद कितने में खरीदी थी। तो तकरीबन वो 4.5% दे रहा है, तो इसका मतलब बहुत थोड़ा प्रॉफिट ले रहा है। तो उसने राउंड अबाउट ये खरीदी होगी 815 रुपए, मैं अंदाजा लगा रही हूँ। 815 रुपए की घड़ी उसने 850 रुपए में बेची है जी, क्योंकि उसने सिर्फ 4.5% प्रॉफिट दिया है। बहुत थोड़ा बेचारे ने प्रॉफिट रखा है ना। तो पहले आप ये प्रॉफिट निकाल लेंगे इस तरह एक्स का करके, और उसके बाद उसको इसमें माइनस करेंगे, 2x हो जाएंगे। अब इसको हम एक्स में सॉल्व कर लेंगे। इक्वेशन सॉल्व करना अब आपको आती है।